एनसीआई ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है आप सभी बच्चों का। आज 12th आर्ट्स का समाज शास्त्र के चैप्टर 1 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। पॉलिटिकल साइंस सोशोलॉजी में दो पार्ट में आपको पढ़ना है। पहला पढ़ना है भारतीय समाज जो पार्ट 1 है, दूसरा पढ़ना है पार्ट 2 भारत में परिवर्तन और विकास। ये दो पार्ट में आप पूरी पढ़ाई को कीजिएगा। तो पार्ट 1 जो 50 नंबर के लमसम यहाँ से कुछ ज्यादा यहाँ से आएगा। जो भारतीय समाज में जो चीजें हैं उनके बारे में देखेंगे, भारत में किस प्रकार से क्या व्यवस्थाएं हैं और किस प्रकार से भारतीय समाज चला आ रहा है। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे भारत में क्या परिवर्तन और विकास हुआ है। तो इन दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। 12th का सोशोलॉजी का यह आपका सिलेबस है, इसको पहले आप नोट करेंगे। अब तक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। जो पहला चैप्टर होगा वो सामान्यतः आपका भारत में भारतीय समाज का परिचय और उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद और वर्ग और समुदाय, इस चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो समाजशास्त्र चैप्टर 1 भारतीय समाज का परिचय। समाज का परिचय, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग और समुदाय। देखा जाए तो भारतीय समाज एक बहुलवाद समाज है। यहाँ पर बहुलवाद कहने का मतलब बहुत प्रकार की यहाँ पर व्यवस्थाएं मौजूद है, बहुत प्रकार की विशेषताएं मौजूद है। जैसे बहुल प्रकार के धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, बहुभाषी लोग यहाँ मौजूद हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो बहुत प्रकार की संस्कृतियों का संगम भी यहाँ मौजूद है। साथ साथ धर्म के अंतर्गत बहुलता, जातियों की बहुलता है। तो इस प्रकार से भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है। साथ साथ ही बहुलतावाद हुआ कैसे, पहले इसके बारे में अगर सोचते हैं तो विदेशी आक्रमण हो, मुगलों का, ब्रिटिश राज का, ये सब दमनकारी नीतियों के बावजूद भारत में विभिन्न संस्कृति, धर्मों और भाषाओं और ऋतुओं का अलग अलग प्रकार का प्रचलन रहा। साथ साथ भारत की बहुलता का एक कारण एक आप ये भी देख सकते हैं कि भारतीय समाज ने विश्व की विभिन्न कल्चरों को, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों को एक्सेप्ट किया। पहले मुगल आए भारत में, सबसे पहले सल्तनत काल के लोग आए। सल्तनत काल की कुछ पद्धतियां भारतीयों ने अपनाया। फिर मुगल जब भारत आए तो मुगलों ने जो कुछ लेके आए बाहर से अपने, उनको भारतीय कल्चर में आया। अंग्रेज लाए तो अंग्रेजों ने हमारे पूरी तरह से हमारे जीवन शैली को ही परिवर्तन कर दिया। तो इस प्रकार से भारतीय समाज भिन्न प्रकार की संस्कृतियों का, भिन्न प्रकार की व्यवस्थाओं का और भिन्न प्रकार के ऋतुओं का आदि कई प्रकार की चीजों का एक सामान्यतः बहुलतावादी समाज के रूप में भारतीय समाज जाना जा सकता है। भारतीय समाज की परंपरा आदि एक महत्वपूर्ण उदाहरण देखा जा सकता है धर्म, कर्म और जातिवाद। भारतीय समाज मुख्यतः धर्म, कर्म और जातिवाद पर आधारित है। जाति की व्यवस्था है के रूप में भारतीय समाज में संतुलन स्थापित बनाए हुए हैं। और हम देख सकते हैं कि आधुनिक भारतीय समाज को समझने का प्रयास करते हैं तो एक प्रकार से जो आधुनिक भारतीय समाज जो आज मौजूद है वो भी कहीं ना कहीं इसी धरे पर मौजूद है। तो अगर देखा जाता है तो भारत में सबसे पहले उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, वर्ग और समुदाय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में भारत में राष्ट्रवाद के अनुदय पर प्रकाश डालते हैं। और भारत में अगर जो राष्ट्रवाद आया तो सबसे पहले भारत में अगर देखा जाए तो भारत में सबसे पहले विदेशी अगर कोई आक्रमण के रूप में, तो बहुत अगर इतिहास में जाया जाए तो बहुत प्रकार के विदेशी आक्रमण हुए। हुनों का आक्रमण हुआ, कुषाणों का शासन रहा, सब विदेशी रहे।
लेकिन उसके बाद मुसलमान विदेशी आए, अरबों भारत आए। अरब के रूप में सबसे पहले भारत आने वाला अगर माना जाए तो भारत में मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी के आगमन हुए, उनका ये भारत पर प्रभाव पड़ा। लेकिन जो सबसे बड़ा परिवर्तन भारत में देखा जा सकता है तो वह देखा जाता है उपनिवेशीय काल, यानी कि ब्रिटेन के शासन के समय, जब ब्रिटिश भारत में अपने भारत पर आधिपत्य स्थापित किया और भारतीय समाज को बहुत हद तक ब्रिटेन की व्यवस्थाओं ने प्रभावित किया है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है सन 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के से पहले बहुत प्रकार की चीजें, भारत में कोई अपना एक राजनीतिक संगठन का अभाव था। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि 1800 में कई प्रकार की व्यवस्थाएं भारतीय समाज में मौजूद रही और उन समाज ने कहीं ना कहीं हद तक से इन व्यवस्थाओं ने भारतीयों के लिए भारत में एक नई प्रकार की सोच और विचारधारा का जन्म दिया। तो सबसे पहले हम समझेंगे उपनिवेशवाद क्या है। ठीक है, उपनिवेशवाद इसका सामान्यता अर्थ है कोई जब समृद्ध या शक्तिशाली देश अपने से कमजोर देश पर उसका आर्थिक व सामाजिक रूप से उस पर आधिपत्य स्थापित करता है तो उसे उपनिवेशवाद कहते हैं। यानी सामान्यता उपनिवेशवाद का सिंपल सा अगर अर्थ निकाला जाए तो इसका संबंध आधिपत्य से। जहां भी कभी लगता हो कि कोई किसी पर आधिपत्य जताने की कोशिश किया जा रहा है तो उसे उपनिवेशवाद की संज्ञा लमसम दी जा सकती है, इसमें कोई शक नहीं है। उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद का एक दूसरा पहलू है, क्योंकि यहाँ पर उपनिवेशवाद का इस्तेमाल साम्राज्य को बढ़ाने के लिए कहा गया। ठीक है, तो यहाँ उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद भी कहा जा सकता है। तो सामान्यता अर्थ में आप लोग लिख सकते हैं जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर आर्थिक व राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करता हो तो उसे उपनिवेशवाद कहा जाता है। तो उपनिवेशवाद के मुख्यतः तत्व के बारे में हम लोग देखेंगे, या फिर उपनिवेशवाद किन चीजों को हम उपनिवेशवाद कहा जा सकता है। के तत्व, पहला साम्राज्यवादी सोच। दूसरा उपनिवेशवाद प्राकृतिक और मानव संसाधन का दोहन। तीसरा मानव अधिकारों का हनन। चौथा धर्म का प्रचार प्रसार। पांचवा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि। अब आप देखते हैं, गौर करें, उपनिवेशवाद के तत्व के रूप में देखते हैं किसे हम कह सकते हैं। तो एक उपनिवेशवाद में सामान्यता एक साम्राज्यवादी सोच देखने को मिलती है कि साम्राज्यवादी सोच है किसी देश पर, कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर कब्जा करना, उस पर आधिपत्य स्थापित करने की सोच उपनिवेशवाद कहला सकती है।
प्राकृतिक और मानव संसाधन का दोहन, उपनिवेशवाद का दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है प्राकृतिक और मानव संसाधन का दोहन करना, अर्थात उसका ह्रास करना, उसको यूज करना। तीसरा, मानव अधिकारों का हनन। उपनिवेशवाद का सामान्यतः गुण है मानव अधिकारों का हनन करना, क्योंकि अगर कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर आक्रमण या किसी कमजोर देश पर आधिपत्य स्थापित करता है तो वो उसके मानव अधिकारों को हनन करता है। जैसे ब्रिटेन ने हम पर किया आजादी के पहले, तो हम क्या थे, ब्रिटेन के उपनिवेश थे। तीसरा होता है धर्म का प्रचार प्रसार। कहीं कहीं पर उपनिवेशवाद का इस्तेमाल धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी किया जाता है, युद्धों का किसी पर कब्जा करने के लिए। जैसे बाबर ने, है ना, भारत को जीतने के लिए धर्म का प्रचार प्रसार इस्तेमाल किया, जिहाद का नारा दिया। अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, तो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि, अगर कहीं बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो वो क्या करेगा, किसी अदर देश में शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। जैसे यूरोप में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हुई, जिसके कारण यूरोप वासियों ने क्या किया, अपने अपने उपनिवेश स्थापित किया और वहां पर अपनी जनसंख्या को बसाने का प्रयत्न किया। जैसे अमेरिका हो गया, दक्षिण अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब क्या जनसंख्या वृद्धि के कारण उपनिवेशवाद वहां बढ़ा। तो ये सब कुछ ऐसे तत्व रहे जो उपनिवेशवाद के तत्व माने जाते हैं। इसको नोट करेंगे आप सभी। अब तक आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब देखा जाए तो भारत में उपनिवेशवाद और भारत के बीच का रहा। जहां तक भारत की बात करते हैं तो भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना करने का मुख्य कारण रूप से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का यहाँ पर पूंजी का मतलब यहाँ पर मौजूद संसाधन उसको बहुत ज्यादा मात्रा में आकर्षित किए। जब वास्को डी गामा भारत में आया तो भारत आने के बाद उसे कई प्रकार के मसालों आदि का जो उसने जो भारत से कई प्रकारों का जो समृद्धता था, रत्न, मसाले, मलमल, ये सब कुछ आकर्षण चीजें थी जो ब्रिटेन को या यूरोप को हमेशा भारत की ओर आकर्षित करता रहा। वास्को डी गामा जब भारत आया तो भारत से सब सारी चीजों को वो ले गया। जब ब्रिटेन ले गया तो उसे अच्छे खासे मूल्य मिले, खूब वृद्धि मिली। तो ब्रिटेन यूरोप के अन्य देशों में भी भारत में उपनिवेश की और लालसा बढ़ी। इस तरह से भारत में मौजूद जो पूंजी थी, जो संसाधन थे, उन्होंने ही ब्रिटेन को या अन्य देशों की ओर भारत की ओर आकर्षण किया होगा। अब लोग देखेंगे आखिर भारत में अगर उपनिवेशवाद आया या किसी ने भारत पर उपनिवेशवाद स्थापित किया तो उसके कारण क्या थे, है ना। स्थापना के क्या कारण रहे, इन कारणों पर पहला चर्चा करते हैं। तो पहला कारण हो सकता है कच्चे माल की प्राप्ति। भारत कई ऐसे कच्चे मालों का केंद्र रहा, जैसे कपास, सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत में अच्छे खासे मामले मौजूद थी, कोयला अच्छा खासा मौजूद था। ये सब क्या थे, कच्चे माल की प्राप्ति ने भारत में अन्य देशों के लिए क्या बनाया, उपनिवेश का कारण रहा।
अब हम लोग देखते हैं भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना क्या कारण। पहला, कच्चे माल की प्राप्ति। भारत में कच्चे माल की प्राप्ति हो रही थी, ठीक है। तो पहला तो ये था कि यूरोपीय देशों का भारत को आकर्षण बढ़ने का। दूसरा था निर्मित माल की खपत। भारत में जो मौजूद है वो निर्मित माल की खपत, मतलब कि भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा थी यूरोप की तुलना में, एक अच्छा समृद्ध देश था। तो जो यूरोप में जो वस्तु बन सकती थी भारत वहां पर यहाँ पर अच्छे मात्रा में उसे खपत किया जा सकता था, एक अच्छा बाजार था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी किया जा करने का एक बहुत बड़ा रीजन था। प्रतिकूल जलवायु, यहाँ की जलवायु जो थी वस्तुओं से अनविघ्न, बहुत सारी वस्तुएं यहाँ से क्या थी, प्रतिकूल जलवायु थी। अब बहुत सारी वस्तुएं यहाँ नहीं रही, जैसे तंबाकू हो गया, तो ये सब वस्तुओं को वो लोग इस्तेमाल कर सकते थे। असमृद्धि की लालसा भी कर सकते हैं, राजनीतिक स्थिरता का उस समय का जो कि औरंगजेब के बाद, आफ्टर औरंगजेब के शासन थे, जब अंग्रेज भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना कर रहे थे, तो पूरे भारत में एक राजनीतिक अस्थिरता था और उसी राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाकर भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना की जा सके। तो ये कुछ कारण थे जिसको आप अपनी नोट करें। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना के निम्न कारण रहे और इसी आधार पर भारत में उपनिवेशवाद की स्थापना करने में वे सफल भी रहे। तो आज के लिए क्लास इतना रहेगा। कल फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से भारत में उपनिवेशवाद के क्या प्रभाव पड़े, ठीक है। तो इतने चीजों को आप नोट करेंगे, इनके बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो NCIF पर कांटेक्ट कर लेंगे, या चाहे मेरा अगर नंबर हो कोचिंग के बच्चों का तो उस पर वो मैसेज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं हम लोग।